नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज हम अपने नक्शे से बिछड़े हुए धरती के उस हिस्से की बात करेंगे जहां सनातन ने मानवता को सभ्यता सिखाई, जिसने दुनिया को बताया कि संस्कृति क्या होती है, और जिसने भारत को उसका नाम दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंध की, जो हमारे लिए सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए भारत की आत्मा, भारत का उद्गम और भारत का प्रारंभ बिंदु है। ये वो जगह है जहां ऋग्वेद की रचना हुई। ये वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की धरती है जहां मानव को सभ्य बनाने का संदेश दिया गया। ये वो धरती है जहां भगवान झूलेलाल की वंदना गूंजती है, जहां झाड़ेश्वर महादेव की महिमा सुनाई देती है, जहां उदयपुर, मरी, थार पार करके मंदिरों में दीपक जलते हैं। लेकिन 78 साल पहले धरती का यह हिस्सा दुर्भाग्य से या हमारे नेताओं की गलती से भारत से अलग हो गया। लेकिन एक बार फिर भारत ने भरी है हुंकार, और सिंध पर होगा हमारा पुनः अधिकार। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि जिन्ना का कराची कैसे बनेगा सिंधु देश। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आजादी की मांग दशकों पुरानी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार न सिर्फ सिंध की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो सिंध में भी बलूचिस्तान की तरह ही लोगों का उत्पीड़न कर रही है। यही वजह है कि सिंध में भी विद्रोह और अलगाववाद की आग में सिंध उबल रहा है, और सूबे की सिंधी पुरजोर तरीके से अलग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं। और जब जब पाकिस्तान की सरकार और सेना का जुल्म सितम बढ़ता है, ये आवाज और भी ज्यादा बुलंद होती जाती है। और अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हुए सिंधी समाज के सम्मेलन में सिंधी समुदाय की आकांक्षाओं को आवाज दी, तो पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। वही सिंध आंदोलनकारियों को इस बयान में, राजनाथ सिंह जी के इस बयान में, पाकिस्तानी जुल्म सितम से आजादी को लेकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अब भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भी लोग गर्व के साथ पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा गाते हैं, और वे इसे हमेशा गाते रहेंगे। आज सिंध की जमीन भले ही भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मगर जहां तक जमीन की बात है, उन्होंने कहा कि कब बॉर्डर बदल जाए कोई नहीं जानता। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। तो पूरा हॉल राजनाथ सिंह की इन बातों को सुनकर तालियों और नारों से गूंज उठा। तो पहले आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इस बयान से बौखलाए पाकिस्तान का क्या है पूरा सच। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान में न सिर्फ डर का माहौल है, बल्कि बॉर्डर बदलने को लेकर दिए गए बयान ने पाकिस्तान को तिलमिला कर रख दिया है।
इस बयान पर जवाब देते हुए पाकिस्तान कभी विस्तारवादी हिंदुत्व का रोना रो रहा है तो कभी इसे संप्रभुता का उल्लंघन बता रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इन बयानों से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के बयान पर सिंध के नेता खुश हैं और वो कह रहे हैं कि अब उनकी आजादी की लड़ाई और भी तेज होगी। जय सिंधु मुत्तहिदा महाज यानी JSMM के अध्यक्ष शफी गुरबत का कहना है कि आज पाकिस्तान के जो सिंधी हैं वो देश के वजूद के लिए एक जानलेवा जहर बन गया है। इस गंभीर स्थिति में राजनाथ सिंह का बयान उम्मीद की एक किरण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को अब सिंधु देश की आज़ादी के बारे में गंभीर और सैद्धांतिक फैसले पर सोचना चाहिए। शफी बुरकत ने यह भी कहा कि भविष्य में एक आज़ाद सिंधु देश भारत के साथ संघीय रिश्ते से जुड़ेगा जो सिंध और भारत को फिर एकता के सूत्र में बांध देगा। जय सिंध मुत्तहिदा महाज JSMM के अध्यक्ष शफी बुरकत समय समय पर सिंधु देश की मांग उठाते रहे। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आप भी सुनिए उनका यह बयान। POK वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, गिलगित बिल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सराइकी वहां पर मुतमईन नहीं है और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है, हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है, लिहाजा हमें सिंधु देश की आजादी चाहिए। पाकिस्तान ने सिंध के खिलाफ जंग मुसल्लत की है। इस पर हम पूरी सिंध की जितनी सियासी कुव्वतें पार्टियां हैं, हमने पहले भी अपील की है, अभी भी मैं कहता हूं उनको कि हम सबको मैं दावत देता हूं सिंध की कौम परस्त पार्टियों को कि एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस फाशिज्म के खिलाफ सिंध को इत्तेहाद करके और सियासी जदोजहद को तेज करना चाहिए, सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद को तेज करना चाहिए। और दूसरी तरफ बलोचिस्तान और सिंधु देश की जो कौमी तहरीकें हैं उनको भी आपस में इत्तेहादी होकर जो है वो आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद इस्लामाबाद की हुकूमत हैरान और परेशान हो गई। दरअसल इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह सिंध में सुलग रही बगावत की चिंगारी है। लंबे समय से सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक नए सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। आज हम आपको इस बगावत का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम पूरा सच में आपको वो राज आपके सामने लेकर आए हैं जो इतिहास में दफन कर दिया गया है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आज़ादी के पहले हमारे देश के नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती ना की होती तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत आज भारत का राज्य होता। जी हां, पाकिस्तान का सिंध प्रांत आज भारत का हिस्सा होता। कराची जो आज पाकिस्तान की राजधानी, आर्थिक राजधानी है, वो कराची शहर हमारा होता। जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने इतिहास में पढ़ा है वो जगह आज मां भारती के नक्शे पर विराजित होती। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और तक्षशिला की निशानियां आज भारत के मानचित्र में चमक रही होती। तो भूल क्या थी जिसने सिंध को भारत से अलग कर दिया? ये समझने के लिए आपको पहले ये नक्शा देखना चाहिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखिए, भारत का ये नक्शा 1912 का है जिसमें पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है और अविभाजित भारत का ये 113 साल पुराना नक्शा उस समय ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये पूरा राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भारत में राज्यों के नाम, क्षेत्र और नक्शे आज से काफी अलग थे। उस दौर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 राज्य आते थे और वो 3 राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी होती थी बंबई, जिसे आज हम लोग मुंबई कहते हैं। तो उस समय अंग्रेज मुंबई से बैठकर पूरे सिंध पर शासन करते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर शासन करते थे, जिसमें सिंध भी उसका हिस्सा होता था। और पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक हिंदू बहुल राज्य था। लेकिन उस समय कांग्रेस की एक गलती ने सिंध को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया और फिर बाद में यह भारत से ही अलग हो गया। यह कैसे हुआ, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं और बताते हैं। देखिए, 1920 के दशक में मुस्लिम लीग ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग रखी। चूंकि सिंध में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इसलिए मुस्लिम लीग इसे एक अलग प्रांत बनाना चाहती थी। सिंध में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान भी अलग सिंध मांग जो थी, सिंध प्रांत की मांग, उसका समर्थन कर रहे थे। और इसी बीच 1928 में अंग्रेज सरकार के सामने मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की।
इस रिपोर्ट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया। इस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग को मान लिया और अंग्रेज सरकार से सिंध को एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश कर दी। अंग्रेज तो पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने इसे मान लिया, इस मांग को स्वीकार कर लिया। उस समय सिंध में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं ने अलग सिंध प्रांत का विरोध किया था और आखिरकार 1936 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया अलग राज्य बना दिया गया। इसका सीधा असर देखने को मिला और सिंध एक मुस्लिम बहुल राज्य बन गया। 1941 की जनसंख्या के हिसाब से अलग सिंध प्रांत में मुसलमानों की संख्या करीब 72% थी, वहीं हिंदुओं की संख्या 26% थी। यानी जो हिंदू अब तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर हिंदू बहुल राज्य का हिस्सा थे, वो सिंध बनते ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए, जिसकी कीमत उन्हें जल्द ही चुकानी पड़ी। 1946 तक आते आते सिंध में जिन्ना की मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। इसके बाद 1947 में माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की योजना को मंजूरी दे दी और बंटवारे की योजना में यह प्रावधान था कि कौन सा राज्य किस देश में मिलेगा, भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में मिलेगा, इसका फैसला उस राज्य की विधानसभा को करना था। सिंध प्रांत की विधानसभा में मुस्लिम लीग के विधायक सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा अन्य पार्टियों के भी कुछ मुस्लिम विधायक थे और इन सभी ने मिलकर 26 जून 1947 को सिंध विधानसभा में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे दिया और सिंध विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अगर 1936 में सिंध अलग नहीं होता बॉम्बे प्रेसिडेंसी का से, उसका हिस्सा होता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता, तो हिंदू बहुल राज्य होने की वजह से यह कभी भी, जी हां, यह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाता। वैसे भी 1946 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर तौर पर पूरा राज्य ही भारत का हिस्सा बनता। खैर 1947 में जब सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो यहां हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। एक अनुमान के मुताबिक अकेले सिंध में करीब 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है और हजारों हजार लाखों सिंधी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इसकी वजह से सिंध से लाखों हिंदुओं को भागकर भारत आना पड़ा और शरणार्थी की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। तो इस सच्ची कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन की त्रासदी के दौरान सिंधी समाज को हुए नुकसान का भी जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने बताया कि विभाजन के समय किस तरह से कांग्रेस ने सिंधी समाज के साथ छल, धोखा, विश्वासघात किया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब विभाजन की त्रासदी की वजह से बहुत बड़ी जनहानि हुई थी और लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। इस कारण सिंधी समाज को भी बहुत कुछ खोना पड़ा है। साथ ही उन्हें एक छल का भी शिकार होना पड़ा। वह छल किया उस समय की सरकार ने। पार्टीशन के समय कांग्रेस ने सिंध के लोगों को भारत आने के लिए मना किया। पार्टीशन के समय सिंध के लोगों को आने के लिए उन्होंने मना किया, जबकि उन लोगों को पता था कि सिंध में हिंदू माइनॉरिटीज को कितना खतरा था। भारत के विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जून को दिल्ली में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सिंध, पंजाब और बंगाल के हिंदुओं और सिखों ने विभाजन के विचार का विरोध किया था। उन्होंने इस बैठक में विभाजन के खिलाफ मतदान भी किया था और यह भी मांग की थी कि उसकी सुरक्षा के लिए प्राविधान किए जाएं। हालांकि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया था। उस समय, ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिंधी समाज की बेहद मदद की थी। मैं समझता हूं कि सिंधी समाज उसे नहीं भुला सकता है। तो बंटवारे के दौरान सिंध में हिंदुओं के साथ जबरदस्त अत्याचार किए गए, लेकिन ये अत्याचार 78 साल बाद आज भी जारी है। 2023 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 52 लाख हिंदू रहते हैं, जिनमें से 49 लाख हिंदू सिंध में बसे हुए हैं, जिनमें से 90%
दलित समाज से आते हैं, लेकिन रोज होने वाले अत्याचारों और जबरन धर्मांतरण की वजह से इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। 2014 में सिंध के हिंदू सांसद डॉक्टर रमेश कुमार वंकवाणी ने पाकिस्तान की संसद को बताया था कि हर साल करीब 5000 हिंदू भारत चले जाते हैं। सिंध में हिंदुओं पर होने वाले हमलों की एक लंबी लिस्ट है। सिंध में हर साल, जी हां, हर साल औसतन 1000 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जबरन निकाह कर लिए जाते हैं उनके साथ। 2023-24 में सिंध में 11 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। जुलाई 2023 में सिंध के कश्मीर इलाके में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। वहीं सितंबर 2024 में उमरकोट में हिंदू मंदिर तोड़ा गया था। सिंध में अब 13 मंदिर बचे हैं, सिर्फ 13 मंदिर बचे हैं। 400 मंदिरों पर या तो कब्जा कर लिया गया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। सिंध में हिंदुओं के खिलाफ आए दिन ईश निंदा कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली पर भी हमले होते हैं हिंदुओं पर। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों होली खेलने पर रोक लगा दी गई थी। हिंदुओं के साथ सिंध में आर्थिक भेदभाव भी होता है। सिंध के ग्रामीण इलाकों में 96% जो हिंदू किसान हैं वो भूमिहीन हैं और बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। आइए अब आपको एक ऐसे ही बंधुआ मजदूर की दास्तां सुनाते हैं। ये हिंदू है जो सिंध में तिल तिल कर जीने को मजबूर है। हम हिंदू लोगों को हमारी मदद नहीं करता, ऐसे सारा दिन बनियों में खेती बाड़ी करते हैं और कोई पैसे मिल जाते तो खाना बना पचाते हैं। कोई मुसलमान अमीर यहाँ पर नहीं, 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 कोई भी नहीं आता है हमारे पास। इस वजह से क्या आप हिंदू हैं? जी हाँ, ये ऐसा फील होता है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं? हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके ही परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है। हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते हैं, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाए, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है और ये पाँव से माजूर भी हैं। और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे, लेकिन बच्चे महफूज होंगे वहाँ। हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाए, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ, हाँ, वहाँ जाना चाहते हैं। जी हाँ। तो देखा आपने सिंध में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। हमने अभी तक आपको पूरा सच के इस कार्यक्रम में सिर्फ सिंध के हिंदुओं का दर्द बताया है, क्योंकि आपको यह पूरा सच पता चलना चाहिए कि सिंध को हिंद बनाना क्यों जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। यहां रहने वाली सभी सिंधियों के साथ इस्लामाबाद की सरकार भेदभाव करती है। यही वजह है कि पिछले 2 साल में सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ है वो बगावत बहुत तेज हो गई है। आए दिन सिंध के लोग अलग सिंधु देश की मांग करते हुए सड़कों पर निकलते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और सेना को ललकारते हैं। इसी साल मई में हालात इतने खराब हो गए थे सिंध के कि सिंध की आम जनता ने राज्य के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर जला दिया था। इस प्रदर्शन में कम से कम 10 लोग मारे गए थे पुलिस गोलीबारी में। और दरअसल ये लोग पाकिस्तान सरकार की सिंधु नदी पर बनने वाली जो नहर योजना है उसका विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि पाकिस्तान की सरकार उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दे रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार सिंधु नदी पर 6 नहरें बनाकर चोलिस्तान नाम के एक इलाके में हजारों एकड़ जो बंजर जमीन है उस पर खेती करना चाह रही है। इस योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाता है। लेकिन सिंध के लोगों का कहना है कि नहरों के जरिए सिंध के हिस्से का पानी पंजाब प्रांत को उस जमीन पर ट्रांसफर किया जा रहा है पंजाब की, जिस पर पाकिस्तानी सेना का पहले से ही कब्जा है। आइए सुनते हैं इस बारे में पाकिस्तान की एक महिला वकील ने क्या कहा था। एक मसला कॉरपोरेट फार्मिंग का मसला है कि जिसके अंदर बराह रास्त
आपकी जो अस्करी अशरफिया है वो उसका हिस्सा है। और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर अब ये पाकिस्तान में लूट मार का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। लोगों को बताते हैं कि ये एक डेवलपमेंट और पाकिस्तान की तरक्की है, और हकीकत ये है, एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो जमीनें हजार एकड़ जमीन अलॉट की जा रही है, और वो जमीनें हासिल करने वाले 90% से जायद आपके फौजी हैं। अब ये रेगिस्तानों के ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं, और उधर से पानी वो सिंध से चोरी कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये भी एक साजिश है। तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को जो है पाकिस्तान की गले की नस बताया था, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के गले की असली नस उसका सिंध प्रांत है। और अगर यह सिंध प्रांत पाकिस्तान से अलग हो गया तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही नहीं बचेगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से सिंध ना केवल पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि कंगाल पाकिस्तान की असली कमाई सिंध से ही होती है। सिंध पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 33%, 33% यानी 1/3 योगदान देता है। सिंध पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी राजधानी कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इतना ही नहीं, सिंध का पाकिस्तान के इतिहास में भी बहुत महत्व है। जिस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का वजूद टिका हुआ है, उसका भारतीय उपमहाद्वीप में पहला महत्वपूर्ण कदम सिंध में ही पड़ा था। पहला महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि पहला पड़ा था, लेकिन पहला महत्वपूर्ण कदम सिंध में पड़ा था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अब्बा हुजूर मोहम्मद अली जिन्ना भी सिंध के कराची के ही रहने वाले थे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कराची को ही देश की राजधानी बनाया गया था। सिंध में होने वाली खेती से पाकिस्तान का पेट भरता है, और इस राज्य की जो इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान की छोटी सी गुल्लक में पैसा भरती हैं। यानी सिंध हाथ से गया तो पाकिस्तान भी इस नक्शे से गया। तो पूरा सच में। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे स्वतंत्र सिंधु देश आंदोलन का क्या है पूरा इतिहास। बढ़ता है खेल, किसी की मेहनत से, किसी की सोच से, किसी के जोश से, किसी के प्रयास से और हर श्रमिक के योगदान से बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। और इन 4 श्रम संहिताओं से हर श्रमिक होगा सशक्त और सुरक्षित। 29 पुराने कानूनों का संयोजन, हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का अधिकार, संवाद, स्थिरता और उद्योगों में विकास का संतुलन, हर श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, हर कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसर। नई श्रम संहिता सिर्फ कानून नहीं है, ये है लेबर रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप, और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सिंध सूबे के सिंधी बीते 7 दशकों से अपने लिए एक अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सूबा होने के बावजूद सिंध को पंजाब की तुलना में केंद्र से यानी इस्लामाबाद की सरकार से कम पैसा मिलता है। सिंध पाकिस्तान के कुल जीडीपी में 33% का योगदान देता है, लेकिन उसके बदले में देश के बजट का सिर्फ 24% हिस्सा ही उसे मिल पाता है, जबकि पंजाब को 52% हिस्सा मिलता है। सिंध की आबादी का करीब 40% आबादी जो है वो गरीबी में जी रही है और राज्य में 16 लाख से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में सिंधी अधिकारियों का प्रतिशत केवल 4 से 6% है और सिंध के कराची और हैदराबाद जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर सिंधी भाषा बोलने वाले मूल निवासियों की जनसंख्या अब केवल 20% रह गई है। और जो इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है उसे इसकी सजा भी मिलती है। 2023-25 के बीच इन 2 सालों में सिंध से 150 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता जबरन गायब कर दिए गए हैं। यही वजह है कि अलग सिंधु देश की चिंगारी आज बगावत की आग में बदलती जा रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर स्वतंत्र सिंधु देश का आंदोलन क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। देखो, पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद सिंधु देश बनाने की मांग पहली बार बांग्लादेश की आजादी के बाद 1972 में सिंधी नेता जीएम सईद ने उठाई थी। उन्होंने जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज अव्वल की स्थापना की। बाद में कुछ और अलगाववादी संगठन इस बैनर के तले इकट्ठा हो गए और नए संगठन का नाम रखा गया जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज। जीएम सईद ने ना सिर्फ सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी बल्कि जीवन भर वो सिंध के लोगों की पहचान और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। सईद की नजर में पाकिस्तानी हुकूमतों का रवैया सिंध विरोधी था, लिहाजा उन्होंने इसका विरोध किया और इस वजह से उन्हें जिंदगी के लगभग 35 साल नजरबंदी में बिताने पड़े और 1995 में नजरबंदी के दौरान ही कराची में उनकी मौत हो गई। साल 2000 में जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज का शफी मोहम्मद बराफत के नेतृत्व में पुनर्गठन हुआ। उन्होंने राजनीतिक धड़े के साथ ही हथियारबंद धड़े को भी खड़ा किया और इसका नाम था सिंध लिबरेशन आर्मी, जिसके बाद विद्रोह और तेज हो गया और 2003 में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने सिंध में हो रहे विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। कई अलगाववादी नेता लापता कर दिए गए और बारफत समेत कई सिंधी नेताओं को पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज के अलावा जीए सिंध कौमी महाज, जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जैसे कई संगठन अलग सिंधु देश आंदोलन को धार देने में जुटे हैं और इनका मानना है कि पाकिस्तान सिंध प्रांत को अपने उपनिवेश जैसा बर्ताव उसके साथ करता है। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने समेत पाकिस्तान से सिंध की आज़ादी के लिए हर संभव तरीका यहाँ के विद्रोही, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता अपनाने लगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।